जय हिंद। आपका फिर से अपने YouTube चैनल लक्ष्य साथी पर स्वागत है। इसके अंदर हम देखेंगे कन्नौज या कहें कि उत्तर प्रदेश का मोखरी वंश, गुजरात के अंदर वल्लवी का मैत्रक वंश और जो मालवा है मालवा का यशोवर्मन वंश के बारे में देखने का प्रयास करेंगे। यह हमारी प्राचीन भारतीय इतिहास की सीरीज नंबर 91 है। इसी के साथ जो गुप्तोत्तर जो काल है या कहीं गुप्तों के बाद का जो टाइम पीरियड है या कहीं गुप्तों के काल जो टाइम पीरियड है उसको देखेंगे। ये हमारा पार्ट नंबर फर्स्ट है। तो इसके अंदर देखें कि जो कन्नौज है, कन्नौज यानी कि जो हमारा उत्तर प्रदेश है, इस उत्तर प्रदेश के अंदर एक स्थान है जिसका नाम है कन्नौज। हमारा जो आज का राज्य है उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के अंदर एक स्थान है जिसका नाम है कन्नौज। तो ये आज का उत्तर प्रदेश क्षेत्र है, यहाँ पर एक राजवंश हुआ, उसको हमने कहा मोखरी राजवंश। मोखरी राजवंश यानी कि मोखरी राजवंश के राजाओं ने यहाँ पर जो कि शासन किया। अब जो इनकी जो शासन किया, अब जो इस मोखरी वंश की स्थापना करने वाला, मोखरी वंश की स्थापना करने वाला हरिवर्मा था। हरिवर्मा था इस उत्तर प्रदेश के अंदर, कन्नौज के अंदर, मतलब कन्नौज जो राजधानी थी इसकी स्थापना करने वाला हरिवर्मा था। हरिवर्मा ने जो कि 510 में, हरिवर्मा ने 510 में यहाँ पर जो कि मोखरी वंश की स्थापना की। हरिवर्मा ने 510 में मोखरी वंश की स्थापना की। इसी के साथ देखें कि इनकी राजधानी यानी कि जो मोखरी वंश के जो राजा थे, इन मोखरी वंश के राजाओं की राजधानी उत्तर प्रदेश के अंदर जो कन्नौज है, ये कन्नौज उनकी राजधानी हुआ करती थी। कन्नौज उनकी राजधानी हुआ करती थी। इसी के साथ जो कन्नौज जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर है, इसी के साथ जो आरंभ में जो ये मोखरी वंश के राजा थे, आरंभ में ये मोखरी वंश के राजा यहाँ पर जो कि गुप्त एम्पायर था या कहें कि गुप्त साम्राज्य हुआ करता था। गुप्त साम्राज्य एक विस्तार या कहें कि बड़ा शक्तिशाली साम्राज्य हुआ करता था। तो जो मोखरी वंश के शासक है, ये मोखरी वंश के शासक है। आरंभ में जो ये गुप्त शासक थे, आरंभ में जो ये गुप्त शासक थे या कहेंगे जो आरंभ में एक गुप्त शासक है, गुप्त शासक ताकतवर थे। इसके कारण जो ये मोखरी वंश के राजा आरंभ में गुप्तों के अधीन थे या कहें कि गुप्तों के शासक, गुप्तों के सामंत थे। ये मोखरी वंश के शासक आरंभ में जो गुप्त राजा थे, इन गुप्त राजाओं के सामंत थे या कहें कि गुप्त साम्राज्य के अधीन था या कहें कि ये गुप्त राजाओं के अधीन थे। इसके बाद में क्या हुआ कि बाद में अब जो हमारे जो ये मोखरी वंश है, इस मोखरी वंश की हमको जो जानकारी के स्रोत है या कहें कि इन मोखरी वंश के बारे में हमको जो जानकारी मिलती है उसके प्रमुख स्रोत एक अभिलेख है जिसका नाम है हरदा अभिलेख। हरदा अभिलेख से हमको इस मोखरी वंश के राजाओं के या कहीं मोखरी वंश के बारे में जानकारी मिलती है। ये हरदा अभिलेख जो कि हमको उत्तर प्रदेश से मिला है। हरदा एक अभिलेख है, अभिलेख पर हमको मोखरी वंश के राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है और ये हरदा अभिलेख जो कि हमको उत्तर प्रदेश से मिला है। इसी के साथ यशोवर्मन यानी कि यहाँ पर एक राज्य हुआ करता था यशोवर्मन यानी यशोवर्मन यानी मालवा था। मालवा पर जहाँ की मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश के अंदर मालवा था। इस मालवा पर यशोवर्मन का शासन था यानी कि मालवा के जो शासक थे या कहीं यशोवर्मन था। यशोवर्मन के बाद में जो उत्तरी भारत है या कहें कि आर्यवर्त है, क्योंकि उत्तरी भारत को आर्यवर्त के नाम से जाना जाता है। तो इस यशोवर्मन के बाद में जो उत्तरी भारत जो कि मोखरी वंश के राजाओं के हाथ में आ गई कि यशोवर्मन यहाँ पर शासक था, लेकिन जैसे वो जाता है या कहें कि उसका जैसे ही अंत होता है तो उत्तरी भारत पर जो कि एकमात्र जो कि शासक या कहीं शक्तिशाली जो शासक बचते हैं वो मोखरी वंश के राजा थे। इसी के साथ इस समय क्या हुआ कि इससे पहले यानी मोखरी वंश के जो राजा हुए हैं, इससे पहले क्या हुआ, इससे पहले जो कि भारत के अंदर जो राजनीतिक केंद्र था या कहीं जो ताकतवर केंद्र था, राजनीतिक केंद्र था, वो मगध हुआ करता था। बिहार के अंदर उसकी राजधानी पटना या कहेंगे पाटलिपुत्र हुआ करती थी, जो कि वो मगध है। मगध प्राचीन भारत के अंदर जो कि कहें कि राजनीतिक रूप से शक्तिशाली केंद्र था, क्योंकि यहीं से राजनीतिक निर्णय लिए जाते थे। लेकिन अब क्या हुआ कि अब इस मोखरी वंश के समय आते आते जो कि कन्नौज है या कहीं उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की ओर राजनीतिक जो कि प्रभाव बढ़ने लगा, इस मगध का प्रभाव कम होने लगा, है ना। इन मोखरी वंश के राजाओं के समय जो कन्नौज है, उत्तर प्रदेश के अंदर जो कन्नौज है, ये कन्नौज राजनीतिक केंद्र बन गया। जिस प्रकार पहले मगध या कहें कि पाटलिपुत्र राजनीतिक केंद्र हुआ करता था, लेकिन अब इनके समय पाटलिपुत्र का महत्व तो कम होने लगा, है ना, और जो कन्नौज है या कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर राजनीतिक महत्व बढ़ने लगा। इसी के साथ देखें कन्नौज को, ये
क्वेश्चन अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कन्नौज को प्राचीन समय में, कन्नौज को है ना, जो कि महादेव नगर के नाम से भी जाना जाता था। जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो कन्नौज है, जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो कन्नौज है, इस कन्नौज को महादेव नगर के नाम से भी जाना जाता था। ये अनेक बार पूछा गया है कि कन्नौज को किस नाम से जाना गया है, तो महादेव नगर को ही कन्नौज कहा जाता था, यानी कि कन्नौज को महादेव नगर के नाम से भी जाना जाता था। इसी के साथ जो ये मोखरी वंश के जो राजा थे, या कहेंगे जो ये वर्मा थे, ये मोखरी वंश के राजा थे। ये मोखरी वंश के राजा शिव के उपासक थे, यानी कि जो शिव भगवान है, इस शिव भगवान की उपासना करते थे। इसके कारण इसे माना जाता है कि ये मोखरी वंश के राजा है, ये मोखरी वंश का राजा संपर्क शैव धर्म से है। शैव धर्म यानी कि जो शैव को मानने वाली जो थे उनको शैव कहा गया। तो इन राजाओं का ये शिव के उपासक थे। इसी के साथ कहें कि जो इस वंश, जो मोखरी वंश है, इस मोखरी वंश के शासकों के बारे में देखें तो सबसे पहला शासक, या कहें कि इस वंश की स्थापना करने वाला हरिवर्मा होता है। हरिवर्मा के बाद में जो कि शासक बनता है मोखरी वंश का, वो आदित्य वर्मा बनता है। आदित्य वर्मा के बाद में जो मोखरी वंश का शासक बनता है वह ईश्वर वर्मा बनता है। ईश्वर वर्मा के बाद में जो कि सर्व वर्मा जो कि शासक बनता है मोखरी वंश का। सर्व वर्मा के बाद में अवंती वर्मा मोखरी वंश का शासक बनता है। अवंती वर्मा के बाद में ग्रह वर्मा जो कि मोखरी वंश का शासक बनता है। अब ये ग्रह वर्मा जो मोखरी वंश का अंतिम शासक था, क्योंकि इस समय गुप्तों का, यानी गुप्त कमजोर हो गए थे, गुप्तों का अंत होने वाला था। इसी समय जो देवगुप्त है, इस देवगुप्त ने ग्रहवर्मन पर आक्रमण किया और ग्रहवर्मन की हत्या कर दी। ग्रहवर्मन की हत्या जैसी हुई तो मोखरी वंश का अंत भी हो जाता है। अब जो ये मोखरी वंश है, इस मोखरी वंश के अंदर जो सबसे शक्तिशाली शासक है वो है कि ईश्वर वर्मा सबसे शक्तिशाली शासक हुआ है इस मोखरी वंश के अंदर। अब ईश्वर वर्मा ये पहला मोखरी वंश का शासक है जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। महाराजाधिराज की उपाधि धारण की ईश्वर वर्मा ने। इससे यह प्रमाणित होता है कि ईश्वर वर्मा इस वंश के सबसे शक्तिशाली शासक थे, क्योंकि ये उपाधि वो धारण करते थे जो अपने आप को स्वतंत्र घोषित, या कहें कि अपने आप को ही कहते थे कि हमारे ऊपर सत्ता हमारी है ना, किसी की ये अधीन नहीं थे। तो कहने का मतलब इसके समय आते आते, या कहें कि ईश्वर वर्मा के आते आते जो ये था ना, ये हमारा मोखरी वंश स्वतंत्र हो गया इन, कहें कि गुप्तों से, यानी कि ये खुद जो कि स्वतंत्र शासक बन गए थे, या इसलिए ईश्वर वर्मा को जो कि शक्तिशाली शासक कहा, क्योंकि ईश्वर वर्मा से जो पहले के शासक थे वो गुप्तों के सामंत थे। लेकिन अब ईश्वर वर्मा ने जो कि सभी महाराजाधिराज की उपाधि धारण की, यानी कि वो स्वतंत्र शासक बन गया। इसी के साथ देखें कि जो ग्रहवर्मन है, इस ग्रहवर्मन ने एक हरियाणा है ना, आज का जो हरियाणा है, इस हरियाणा के अंदर एक राजा हुआ करता था, या कहीं राजा हुआ था हरियाणा के थानेश्वर जिसकी राजधानी थी। इस थानेश्वर के शासक था जिसका नाम था प्रभाकर वर्धन। थानेश्वर का शासक प्रभाकर वर्धन था। अभी जो थानेश्वर के शासक है प्रभाकर वर्धन था। इस थानेश्वर के शासक प्रभाकर वर्धन ने अपनी पुत्री जिसका नाम राजश्री, इस राजश्री का विवाह कन्नौज के शासक ग्रहवर्मन के साथ करवाया था। कन्नौज के शासक ग्रहवर्मा के साथ करवाया था इसे थानेश्वर के शासक प्रभाकर वर्धन ने। तो इसके बाद में कि इसके बारे में इससे अधिक हमको जानकारी देखने को नहीं मिलती है। इसी के साथ देखें कि इसी समय काल में, इसी के साथ ही, या कहीं इसी के टाइम पीरियड, इनके समय कालीन एक और राजवंश होता है हमारे गुजरात के अंदर, यानी जो गुजरात है इस इलाके में, यानी कि मुख्य रूप से जो गुजरात है इस इलाके में, तो इस इलाके में एक मैत्रक वंश होता है। मैत्रक वंश गुजरात के अंदर एक स्थान है जिसका नाम वल्लभी। इस वल्लभी पर जो कि शासन करता है मैत्रक वंश शासक करता है। अब इस मैत्रक वंश की स्थापना जो गुजरात में की गई, इसकी स्थापना करने वाला, मैत्रक वंश की स्थापना गुजरात के अंदर करने वाला जो कि भट्टार्क था। अनेक बार पूछा गया है कि मैत्रक वंश की स्थापना करने वाला कौन था, तो मैत्रक वंश की स्थापना करने वाला भट्टार्क था। इसी के साथ जो ये वल्लभी, या कहेंगे मैत्रक वंश के जो राजा थे, मैत्रक वंश के राजा जो कि माहेश्वर की उपाधि धारण करते थे। मैत्रक वंश के राजा माहेश्वर की उपाधि धारण करते थे। तो ये माहेश्वर की उपाधि जब धारण करते थे तो कहीं ना कहीं ये शिव भगवान से संबंधित था माहेश्वर, है ना। तो इसे माना जाता है कि जो ये वल्लभी के जो शासक थे, ये वल्लभी के शासक भी शैव धर्म यानी कि शिव के उपासक थे। शिव की पूजा करते थे, या कहीं शिव के उपासक थे। इसी के साथ जो ये वल्लभी या कहीं मैत्रक वंश, इस मैत्रक वंश के जो सबसे प्रसिद्ध शासक है वह ध्रुवसेन है।
इस ध्रुवसेन है। अब इस ध्रुवसेन है, इस ध्रुवसेन जो कि हर्षवर्धन का दामाद था। जो ये देखो, पहले हर्षवर्धन जो कि थानेश्वर का शासक था, आज का जो हरियाणा है, इस हरियाणा के अंदर थानेश्वर नामक स्थान है, यहाँ पर जो कि हर्षवर्धन शासक था। बाद में वो कन्नौज पर जो कि उसने अपना साम्राज्य स्थापित किया। इसके बाद कन्नौज के बाद में वो अपना साम्राज्य बढ़ाता गया। बाद में उसने जो कि बल्लवी पर भी आक्रमण किया, लेकिन बाद में जो इस बल्लवी का जो शासक था जिसका नाम था ध्रुवसेन, बल्लवी गुजरात के अंदर है, इस बल्लवी का शासक ध्रुवसेन था। इस ध्रुवसेन के साथ इसे हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री जिसका नाम था हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया, है ना। तो कहने का मतलब है ध्रुवसेन जो कि हर्षवर्धन का दामाद था। इसी के साथ इसी समय यह कहें कि जो ये मैत्रक के शासक थे, इस मैत्रक शासक ने गुजरात के अंदर एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जिसको कहा गया बल्लवी विश्वविद्यालय। मैत्रक वंश के शासकों ने गुजरात के अंदर बल्लवी विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो कि इस समय शिक्षा का प्रमुख केंद्र बन गई। या कहें कि जो कि विदेशों से यहाँ पर कहें कि पढ़ने के लिए आते थे। कहने का मतलब ये विश्वविद्यालय जो कि बहुत अधिक प्रसिद्ध हुई। इस समय शिक्षा केंद्र विश्वविद्यालय जो कि बल्लवी विश्वविद्यालय वो बन गई, जिसकी स्थापना मैत्रक वंश के राजाओं ने की थी। इसी के साथ देखें कि मालवा का यशोवर्मन वंश जो कि आज का जो मध्य प्रदेश है यानी कि उत्तर प्रदेश के नीचे आज का जो मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश के अंदर एक राजवंश हुआ जिसका नाम है यशोवर्मन वंश। यशोवर्मन आज का जो मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश के अंदर मालवा है। इस मालवा पर यशोवर्मन वंश ने अपना शासन किया। यशोवर्मन जो कि यशोवर्मन जो वंश है, इस यशोवर्मन की वंश की स्थापना करने वाला यशोवर्मन था। इस यशोवर्मन वंश की स्थापना करने वाला यशोवर्मन था। यशोवर्मन के नाम से ही इस वंश का नाम यशोवर्मन पड़ गया, यानी कि इस स्थापना करने वाले के नाम पर ही ये इसका नाम पड़ा। इस यशोवर्मन वंश की स्थापना करा था, इसलिए इसका नाम यशोवर्मन पड़ गया। इसी के साथ जो यशोवर्मन जो वंश है, इस यशोवर्मन वंश का उल्लेख हमको यहाँ से मिला। एक अभिलेख है जिसका एक प्रशस्ति है जिसका नाम है मंदसौर प्रशस्ति, जो कि बहुत प्रमुख है। या कहें कि इसके बारे में बहुत अधिक जानकारी मिलती है। तो मंदसौर प्रशस्ति है। इस मंदसौर प्रशस्ति के अंदर हमको यशोवर्मन वंश के बारे में जानकारी देखने को मिलती है ना। इसी के साथ यशोवर्मन इसके अनुसार देखें कि मंदसौर प्रशस्ति के अनुसार देखें तो इस वंश का यानी कि जो यशोवर्मन वंश है, इसका सबसे शक्तिशाली शासक है यह यशोवर्मन ही था। यानी कि स्थापना करने वाला भी यशोवर्मन था, यशोवर्मन के नाम से यशोवर्मन वंश की नाम पड़ा। इसी के साथ इसका सबसे शक्तिशाली शासक भी यशोवर्मन ही था। ऐसे हमको मंदसौर प्रशस्ति से जानकारी मिलती है। इसी के साथ इस मंदसौर प्रशस्ति के अनुसार, इस मंदसौर जो प्रशस्ति है इसके अनुसार बताया गया है कि जो ये यशोवर्मन है, इस यशोवर्मन की उत्पत्ति उल्का के समान हुई है, यानी कि ये बहुत जल्दी शासक बना। इसी के साथ इस शासक का बहुत जल्दी अंत हो गया, यानी कि ये शासन ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चला। ये जो यशोवर्मन वंश ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चला, जल्दी इसका उत्थान हुआ और जल्दी इसका पतन हो गया। और इस वंश के बारे में हमको इससे अधिक जानकारी देखने को नहीं मिलती है। एक हमारा स्रोत है मंदसौर अभिलेख, इससे हमको जानकारी मिली है। इसी के साथ ये सभी नोट्स के रूप में इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल के लिंक में मिल जाएंगे। फिर मिलते हैं। जय हिंद।